बर्फीली वादियों के बीच डावोस, जहां तय होता है दुनिया का एजेंडा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, भविष्य की बात, आज के फैसले। और इस मंच पर भारत केवल मौजूद ही नहीं बल्कि नेतृत्व करता हुआ। डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप पावर। भारत का संदेश साफ है, हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हम आगे हैं। नमस्कार भारत और नमस्कार दुनिया, जहां आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय हो रही है, जहां विश्व के दिग्गज नेता, नीति निर्माता और विजनरी एक मंच पर एकत्रित हैं, वहीं से आज भारत की विकास यात्रा की आवाज गूंज रही है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया डावोस स्पेशल, एक ऐसा मंच जो भारत के विचारों, नवाचारों और नेतृत्व को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रस्तुत करता है। आज का ये विशेष एपिसोड और भी खास है क्योंकि हमारे कार्यक्रम के मार्गदर्शक, देश के प्रतिनिधि, नीति सलाहकार और विकास के सशक्त विचारक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। यह सिर्फ एक आमंत्रण नहीं है, ये भारत की सोच, भारत की क्षमता और विकसित भारत के संकल्प की वैश्विक स्वीकृति भी है। मैं हूं सिमरन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। जी नमस्कार। सुनील सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज जो हमारे दर्शक हैं, देश के कोने कोने से, गांव-गांव से हमारा शो देख रहे हैं, आप उन्हें जरूर बताएं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअल में है क्या और क्यों हर साल इसको आयोजित किया जाता है। जी बहुत बढ़िया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो डावोस की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक एनुअल मीटिंग करता है जो कि डावोस स्विट्जरलैंड में होती है जी। तो उसका वेन्यू फिक्स है और हर साल क्योंकि कोई भी फोरम होता है अपनी मीटिंग करता है, एनुअल मीटिंग करता है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड के लीडर और बड़ी कंपनी के सीईओज, पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट, ये सब मिलकर चर्चा करते हैं कि जो बड़े ग्लोबल इशू हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गई और हेल्थ हो गई, ऐसे ही और भी अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन सब के बारे में मिलकर चर्चा करते हैं कि पूरा संसार, पूरा ग्लोब कहाँ, किस दिशा में जाना चाहिए। डावोस की खास बात यह है कि जो यहाँ डिस्कशन होते हैं वो अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपनी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही जो भी कंपनी, गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट अनाउंस करते हैं, एमओयू भी साइन करते हैं बहुत सारे लोग, नई पार्टनरशिप बनती है यहाँ पे। तो और जब भी पूरे ग्लोब में कोई क्राइसिस आती है तो उसका, या कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होती है, तो डावोस एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर कि वो सब लोग आके मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ये फोकस करता है। मतलब कि ये ध्यान रखता है कि क्लाइमेट चेंज, ईएसजी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, इन सब टॉपिक पे ये सब मिलकर चर्चा करते हैं कि कैसे पूरे विश्व को, या जो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलप कंट्री, कैसे उन सबको एक साथ लेके चलें और कैसे पूरा विश्व एक अच्छी जगह रहने के लिए बन पाए। और हम भी, भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है। कई स्टेट जाते हैं जो बताते हैं, स्टेट जाके, जैसे महाराष्ट्र वहाँ हमेशा जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है, तमिलनाडु जाता है, तेलंगाना जाता है, वो जाके बताते हैं कि भाई हमारे स्टेट में क्या एडवांटेज है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। वो एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए बात करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया भी जाता है, वो बताता है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है, और अपनी इकोनॉमी को और अपने देश को हम लोग प्रमोट करते हैं, अपने स्टेट को प्रमोट करते हैं, जिससे कि जो पूरे ग्लोब से बिजनेसेस लोग, जो बड़ी कंपनियों के सीईओ या ओनर्स आए हुए हैं, वो देखें कि क्या वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी कर सकते हैं और इंडिया में क्या, कैसे मिलेगा उन्हें, और कैसे वो सक्सेसफुली जल्दी इंडिया में कोई भी अपना बिजनेस वेंचर नया शुरू कर सकते हैं।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर जाते हैं, तो क्या इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट भी सामने आया है? क्या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एमओयू साइन हुआ भारत के लिए? हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है जाके, लेकिन उसका कोई एडवांटेज भी है या सिर्फ खर्चा करके आ जाता है। यदि मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो हम देखेंगे कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा शोकेस किया अपने आप को, और उन्होंने बताया कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के क्या एडवांटेज हैं, तो उन्होंने बहुत सारे एमओयू साइन करे। यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 2023 में मुझे ध्यान है लगभग 1.37 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए थे। तेलंगाना की बात करूं तो 0.21 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए थे। कर्नाटका में नहीं भी ऐसे 0.22 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए होंगे। और अगर मैं 24 की बात करूं तो महाराष्ट्र ने लगभग 3.53 लाख करोड़ के किए, पिछली बार से ज्यादा। कर्नाटका ने भी 0.22 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए। तेलंगाना ने भी ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, उसकी रिपोर्ट शायद पब्लिक नहीं थी। और 2025 की बात करूं तो महाराष्ट्र ने बहुत ही बड़े एग्रीमेंट साइन करे, और महाराष्ट्र ने 15.7 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए, उन्होंने अनाउंस किया। और तेलंगाना ने भी बहुत अच्छा काम किया, 1.78 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन करे। इसी तरह से केरला, यूपी, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल सबने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लगातार एग्रीमेंट साइन कर रही है निवेश के, और नई पार्टनरशिप भी साइन कर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके अपनी तरफ, और अपने स्टेट को आगे बढ़ाने में, अपने स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, इन सब को डावोस के माध्यम से शोकेस कर रहे हैं और एमओयू साइन करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि ऐसे मंचों पर कुछ एग्रीमेंट्स जो एमओयू साइन होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, उन पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है। क्या ऐसा वाकई होता है, या फिर जो एमओयू साइन हुए हैं वो रियलिटी में कॉन्क्रीट साबित होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एमओयू होता क्या है। एमओयू का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई, जिसमें कि जो इन्वेस्टर होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर होता है, वो अपनी कुछ कंडीशंस बताता है कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे को चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि हम क्या आपको दे सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सारी चीजें, उसके बाद नया एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन होता है। जब वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे वो अपनी इंटेंशन बताता है कि मेरी इंटेंशन है भारत में काम करने की, मेरी इंटेंशन है इस स्टेट में काम करने की। तो इसीलिए जब वो एमओयू साइन हो गया, उसके बाद डेफिनेटिव एग्रीमेंट तब साइन होगा जबकि दोनों की बाकी की कंडीशंस पूरी होंगी। लेकिन पहला स्टेप हमेशा एमओयू होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितने एमओयू होंगे वो 100% कन्वर्ट होंगे। तो अगर मैं डावोस की बात करूं तो डावोस में जो साइन एमओयू हुए हैं और उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कितना हुआ, अगर मैं देखूं, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है लंबे प्रोजेक्ट होते हैं, सब 3 से 5 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में ही बहुत समय लगता है। तो जो 2023-24 में एमओयू साइन हुए होंगे, उनके अब एग्रीमेंट साइन होकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बताती है कि डावोस, उनकी जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि डावोस में 2025 में उनके 61 एमओयू साइन हुए थे, जिसमें 54 इन्वेस्टमेंट के थे और 7 स्ट्रेटेजिक थे। तो वहां की जो रिपोर्ट आती है वो ये कहती है लगभग 65 से 70% एमओयू जो हैं वो इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब उनके आगे बात बढ़ गई है, एग्रीमेंट आगे बढ़ गए हैं। इसी प्रकार से और भी जो बाकी ऑफिशियल रिपोर्ट आती हैं उनमें मुताबिक देखें तो हमारी सभी में प्रोग्रेस जो है 50% से ज्यादा की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि कोई एमओयू साइन होता है, उसका डेफिनेटिव एग्रीमेंट किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में साइन होता है, क्योंकि उसमें कई बार कुछ पॉलिसी अलाइन करनी पड़ती है बाकी पॉलिसीज के साथ। कई बार पॉलिसी हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अलाइन करनी पड़ती है। कई बार जो इंटरनेशनल लॉ है उनको भी देखना पड़ता है। तो इन सबको अगर हम करते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारे एग्रीमेंट कन्वर्ट होते हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि मीडिया में रिपोर्ट आती है कि कन्वर्ट नहीं होते, हम साइन करके आ जाते हैं, ये एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि 100 एमओयू साइन हुए 100 कन्वर्ट होंगे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कन्वर्जन रेट यहाँ पे है। और मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बताना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी कितनी तरक्की हो गई है, कितने नए कानून हमने बनाए हैं,
कितने पुराने कानून बंद किए हैं, ईज ऑफ डूइंग कितना अच्छा है हमारे देश में, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी चल रही है हमारे देश में। हमारे देश में अब लोग ना केवल भारत के लिए बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं। तो अब ये सब चीजें जब तक हम शो कॉज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे, जहां पर कि सारी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होता है, बड़ी कंपनीज का पार्टिसिपेशन होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया डावोस स्पेशल थोड़ी ही देर में लौट रहा है। तो उसमें है कि बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी विद इन प्लेनेटरी बाउंड्रीज, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया डावोस स्पेशल में। ये तो सुनील सर आपने बहुत पॉजिटिव बात बताई कि जो भी बातचीत या जो भी एमओयूज वहां पर साइन होते हैं वो धीरे धीरे ही सही, डॉक्यूमेंटेशन के साथ टाइम लग के ही सही, लेकिन कॉन्क्रीट भी साबित होते हैं। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम लोग बात करें तो हर साल ये जो मीटिंग होती है इनमें कोई एजेंडा होता है क्या? ये एजेंडा हर साल बदलता है? किस तरीके से ये बैठक जो है वो करवाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर साल इसका एजेंडा बदलता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो पूरे वर्ल्ड की स्थिति को देख के हर बार एक नया एजेंडा तय करता है। तो यदि मैं बात करूं कि WF एनुअल मीटिंग 2026 का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ओके। और इसका कोर एजेंडा 5 बड़े ग्लोबल चैलेंज के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में 5 बड़े चैलेंजेस हैं उन्हीं को उन्होंने एजेंडा बनाया है कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले है कि कॉपरेशन इन कॉन्टेस्टेड वर्ल्ड। दुनिया में बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन, आप देख ही रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ रही है। जी। और शिफ्टिंग अलायंसेस बदल रहे हैं, कौन सी कंट्री किसके साथ कैसे काम करेगा, उसमें नेशन और इंस्टीट्यूशन को कैसे साथ काम करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो वहां डिस्कस किया जाएगा। अगर दूसरा मैं मुद्दा देखूं तो दूसरा एजेंडा का आइटम की बात करूं तो वो है अनलॉकिंग ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ ग्रोथ। कि ग्रोथ के नए ड्राइवर जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा इस बारी। साथ ही जनरेटिव एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। तीसरा एजेंडा अगर मैं देखूं तो वो है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन और वर्कफोर्स। इन पर बातें होंगी ताकि सोसाइटी को फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि जब ये आती हैं तो वर्कफोर्स के सामने बड़ी चुनौती आती हैं। हम बार बार सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी आई और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती भी है, उनके रोल चेंज हो जाते हैं, तो उस पर भी पूरी चर्चा होगी। तो इसके अगला यदि मैं नेक्स्ट एजेंडा देखूं तो वो है डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेशन रिस्पॉन्सिबली। मतलब कि जो इनोवेशन है हमारी उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें लाना है और इम्प्लीमेंट करना है। जैसे एआई हो गई, बायोटेक हो गया, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी हो गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गई, उसको किस तरीके से एथिकल और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पे चर्चा होगी। ओके। साथ ही इनोवेशन का सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और उसकी इनइक्वालिटी भी ना हो और उसके रिस्क को भी ध्यान में रखा जाएगा, इन सब बातों पे भी चर्चा होगी। ब्यूटीफुल। और अगर मैं अगला एजेंडा देखूं तो उसमें है कि बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी विद इन प्लेनेटरी बाउंड्रीज, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे भी बड़ी चर्चा होगी। तो ये सारे एजेंडा इस बार के जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस है उसके एजेंडा रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये एजेंडाज हैं मीटिंग के, तो क्या ये एजेंडाज अगर एक बार फिक्स हो गए तो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी या फिर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर भी चर्चा पॉसिबल है? बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी। ये शायद मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था कि एजेंडा फिक्स करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन साथ में ही एक वो ओपन फोरम भी रखता है। उसे बोलते हैं ओपन फोरम एंड पब्लिक सेशंस। तो वो क्या करता है ओपन फोरम में, कि ओपन फोरम में आप कोई भी व्यक्ति, क्योंकि एक वहां पे डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कुछ लोग तो उस पे आते हैं, कुछ लोग और भी आते हैं जो मीटिंग अटेंड नहीं करते, लेकिन वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखने या अपॉर्चुनिटी बताने आते हैं, या उन्होंने कोई इनोवेशन की होती है उसको बताने आते हैं, या वो इनोवेशन करने वाले हैं उसको बताने आते हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को देखते हैं, तो उनके लिए एक ओपन फोरम होता है। उस ओपन फोरम में वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पूरी बात रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, क्या वो बताने आए हैं या जो ढूंढने आए हैं वो उसको देख सकते हैं। तो ओपन फोरम वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसमें आप अपना कोई भी इनोवेशन वहाँ जाके बता सकते हैं, और आपने कोई भी ऐसी बात जो कि लोगों का जीवन चेंज कर सकती है या किसी बिजनेस को नए तरीके से कर सकती है, जिसमें कि आपकी लाइफ आसान होती हो या बिजनेस आसान होता है, वो सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया डावोस स्पेशल थोड़ी ही देर में लौट रहा है। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, स्वागत है आपका एक बार फिर मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया डावोस स्पेशल में। सर, सार्क ग्लोबल की बात करें जिसके आप फाउंडर भी हैं, तो इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सार्क ग्लोबल किस एजेंडे के साथ जा रहा है? सार्क हमेशा की तरह ग्लोबल मंच पे जाता है और इंडिया का विजन और लीडरशिप थॉट और हमारे देश के कानून, ईज ऑफ डूइंग के बारे में बात करता है, मेक इन इंडिया के बारे में बात करता है कि मेक इन इंडिया कैसे काम कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग कितनी हो गई है हमारे देश में, कैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो हमारे देश में काम करना बहुत आसान होगा। इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड कैसा चल रहा है, और ग्लोबल चैलेंजेस भी हम जाके चर्चा करते हैं। तो इस बार भी हम सार्क की तरफ से एक एजेंडा लेके जा रहे हैं। पहला एजेंडा हमारा जो है इस बार वो है कैपिटल इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो क्या बड़े इन्वेस्टर या गवर्नमेंट्स या जो फैमिली हाउसेस हैं या जो चैरिटी हैं,
अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। इस पे हम पूरा चर्चा पहली बार करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन में हमें ये लगता है और हम ये शो कॉज करेंगे कि इस समय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेफ है वर्ल्ड के और भी किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने से ज्यादा। उसी पे हमारा पहला चर्चा रहेगी। जो सेकंड एजेंडा है वो हमारा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। क्या कोई देश या ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत हो सकता है कि कठिन समय में टिक सके लेकिन पूरी तरह से आइसोलेटेड ना हो? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, क्या इसे अपनाते हुए हम अपनी ग्रोथ और एफिशिएंसी को कंप्रोमाइज किए बिना मजबूत रह सकते हैं? तीसरे एजेंडा की अगर बात करूं हम, तो तीसरा एजेंडा हम लेके जा रहे हैं ट्रेड, सैंक्शन एंड शैडो इकोनॉमी। ओके। कभी कभी सैंक्शन यानी फाइनेंस को हथियार की तरह यूज करने से कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। सवाल यह है कि क्या ये सैंक्शन सच में ग्लोबल ट्रेड को बदल रहे हैं या बस इसे छिपकर करने को मजबूर कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि भारत के एक्सपोर्टर को इन रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस के बीच अपने ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके अगर अगले एजेंडा की बात करूं मैं, वो है कि इंडिया एज ए नेक्स्ट सप्लाई चेन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अभी तक हम देखते थे ग्लोब में सप्लाई चेन में चाइना प्लस वन का समय मुझे लगता है अब खत्म हो गया है। सवाल ये है कि अगर चाइना के अलावा दूसरे ऑप्शन की तलाश हो रही है तो इंडिया के साथ नेक्स्ट कौन सा देश या स्ट्रेटेजी जुड़ सकती है, यानी इंडिया प्लस व्हाट। ओके। तो सार्क की नज़र में हम बात करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में एंट्री कैसे की जा सकती है, अलग अलग स्टेट का कंपैरिजन, लैंड अप्रूवल, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, वेंडर इकोसिस्टम कैसे काम करता है एक स्टेट में दूसरे स्टेट में, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अगला एजेंडा जो बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अगर हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं अलग अलग, वो सब अलग अलग स्टेट अपना अपना काम करते हैं, तो कौन सा इंडियन स्टेट अगले 10 सालों के लिए जीतेगा, कौन सा स्टेट अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सबसे ज़्यादा एफडीआई को लेके आएगा। यानी ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है कि अब आपके एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट हैं, वो आपस में compete करते हैं, जिससे कि उनके स्टेट में ज़्यादा कैपिटल आए, उनके स्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, उनके स्टेट में, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होती हैं, उन स्टेट में उन इंडस्ट्री को लगाने में ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो हमारा एक ये एडवांटेज है क्योंकि हम पिछले 40 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे को पता है कि किस इन्वेस्टर के लिए, किस बिजनेसेस के लिए कौन से स्टेट में ज़्यादा वैल्यू है। तो उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जिससे कि सभी स्टेट को उनका पूरा का पूरा एडवांटेज जो है वो मिल सके। ओके। उसके बाद एक एजेंडा है हमारा कि रेगुलेटरी सर्टेनिटी एज ए ग्रोथ एसेट। ओके। आज क्या हो गया है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ये देखता है कि भाई मैं कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब मतलब ये हो गया कि अब 2026 वो समय नहीं रहा कि हमें जल्दी मार्केट में आना जरूरी है। अब हमारे को क्लियरिटी बहुत जरूरी है, मतलब कि स्पीड टू क्लियरिटी, यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी तो तब हम कहीं जाके बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बिजनेसेस को ला सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ एक सर्टेनिटी इंजन के रूप में यदि हम इंडिया को लाते हैं कि यहाँ पे चीज़ें सर्टेन है, मतलब कि यहाँ पे जो अप्रूवल है अब कॉम्प्लेक्स नहीं है, रूल्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, अब ईज ऑफ डूइंग में हम बहुत आगे आ गए हैं। अगर हम उस चीज़ को शोकेस कर पाते हैं कि हमारे देश में इतने सारे कानून खत्म हुए हैं जिससे कि बिजनेस करना आसान हुआ है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में सर्टेनिटी भी है, जो कुछ आपका लॉ बन चुका है वो लॉ चेंज नहीं होता, और होता भी है तो आपके प्रोजेक्ट को कभी नुकसान नहीं होता। तो क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिस लॉ में लग गया वो उसके ऊपर हमेशा अप्लीकेबल रहता है, तो ये बात शो कॉज करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार से जो लास्ट एजेंडा है वो स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा होगा, जिसमें हम कुछ स्टेट लेंगे
और उन स्टेट की जो खासियतें हैं उनको शोकेस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन स्टेट में जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर, आपने बताया कि कितने सारे एजेंडास पे चर्चा करने वाले हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ चर्चा छिड़ सकती है? जी हाँ, उस पर भी हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हमने 2 पार्टनर बनाए हैं, एक TMDC द मॉडर्न डाटा कंपनी और एक कलर टोकन। तो उनके साथ एक उनका प्रोडक्ट है डाटा OS। उस डाटा OS को हम लेके जा रहे हैं, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेसेस के लिए कैसे डाटा को पढ़ना स्मूथ कर सकता है, कैसे डाटा से ज़्यादा एडवांटेज लेके आप अपनी बिजनेस को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आराम हो सकती है, आसान हो सकती है आपकी। साथ ही उसमें उस सॉफ्टवेयर को लगाने से आपका जो टाइम होता है, कंप्यूट करने की कॉस्ट जो होती है और टाइम, दोनों में बचत होती है। उसमें कई केसेस में टाइम हमारा 80% तक बच जाता है और कॉस्ट 50% तक बच जाती है। तो उसको भी हम शो को इस बार कर रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है और किस प्रकार से इसका एडवांटेज लिया जा सकता है। बिल्कुल सुनील सर, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने शेयर की। मैं चाहती हूँ जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से एक अनमोल मैसेज जरूर दें। मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है, जो स्टार्टअप है हमारे देश के, जो इनोवेटर हैं हमारे देश के, जिन्होंने नई इनोवेशन की हैं, वो जरूर इस पे नज़र रखें, इसको फॉलो करें, इसको देखें और आप कोशिश करें कि आपकी इनोवेशन कैसे वहाँ तक पहुँच सकती है, किसी भी माध्यम से आप अपनी इनोवेशन को वहाँ पहुँचाएँ, जिससे कि पूरा विश्व उसका फ़ायदा उठा सके और आपको इन्वेस्टमेंट लाने में भी आसानी हो और देश और विश्व दोनों एक अच्छे रास्ते पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ क्योंकि आप शो के मेंटर भी हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे और इसी के उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस ऐतिहासिक डावोस स्पेशल एपिसोड में हमारे मार्गदर्शक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, आपका हमारे साथ होना मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के लिए सम्मान, ऊर्जा और प्रेरणा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूती देने के लिए कार्यक्रम की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। ये मेमेंटो आपके दूरदर्शी नेतृत्व और अमूल्य मार्गदर्शन के प्रति मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का एक छोटा सा सम्मान है। दर्शकों, भारत बदल रहा है और ये बदलाव दुनिया देख रही है। इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां सोच बनती है नीति और नीति बनती है भविष्य। मैं हूं सिमरन, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में उसी जुनून, उसी संकल्प के साथ। विकसित भारत, मजबूत भारत। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।